Hello everyone, welcome back to Navkar Digital Institute, the best platform for your online study of professional course, that is Chartered Accountancy. Today we are going to discuss a very interesting and small topic, that is agricultural income. This topic is not there as a topic, ICI study material or Navkar Spiral. Don't find this particular topic as a topic. This is a part of your third chapter, that is income which do not form part of total income. ये कोई अलग टॉपिक की तरह आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको मैंने एक अलग टॉपिक की तरह ट्रीट किया हुआ है. बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे क्रूशियल इनकम. सो ओनली वन लाइन प्रोविजन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट. फाइन, इतना ही डिस्कस करना है आज. इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, बस एक लाइन का प्रोविजन है. अब बोलेंगे सर एक लाइन का प्रोविजन है और उसके लिए पूरा एक सेशन आपने प्लान किया हुआ है, पूरा एक पार्ट का वीडियो बना के रखा हुआ है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है, एग्रीकल्चर इनकम ही एक ऐसी इनकम है वेर यू कैन फाइंड हाईएस्ट टैक्स इवेजन. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा. सो मेनी पीपल always argue, I come across so many people like that कि सर ये तो हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ना, ये तो हमारा एग्रीकल्चर हुआ ना, तो ये तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए ना, इसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा ना सर, ये तो कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है मेरा. डियर, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड ऑल इनकम्स आर नॉट एग्रीकल्चरल इनकम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड विच इनकम्स आर एक्चुअली एग्रीकल्चरल इनकम, उसके बाद एग्जेम्पशन का कुछ सोचेंगे. तो सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, एंड विच इनकम्स आर स्पेसिफिकली नॉट एग्रीकल्चरल इनकम. इट इज योर टैक्सेबल इनकम, आइदर इट इज अ पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस में बी. So firstly we are supposed to understand which incomes are actually agricultural income, then only we can proceed further. Now as all the definitions are there in section 2, agriculture income is also very well defined under section 2 subsection 1A of Income Tax Act. Agriculture income बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है. तो सबसे पहले तो वो समझेंगे which incomes are agricultural income. कोई आके ऐसा बोलेगा कि सर ये मेरा एग्रीकल्चर इनकम है, खास करके मिडल मैन, कमीशन एजेंट, उनका काम क्या है? कमीशन एजेंट का काम क्या है? एग्रीकल्चरलिस्ट दैट इज फार्मर्स और प्रोड्यूसर दोनों को मिलाने का काम, बीच में कमीशन खाया, फिर बोलेगा ये तो मेरा एग्रीकल्चर से इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है सर, सो ये मेरा एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट. नो डियर, इट इज योर टैक्सेबल इनकम. सो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा विच इनकम्स आर एक्चुअली एग्रीकल्चरल इनकम. सो लेट अस गो टू दिस एग्रीकल्चरल इनकम, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फास्ट. विच इनकम्स आर एग्रीकल्चरल इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये तो सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है. विच इनकम्स आर बेसिकली एग्रीकल्चरल इनकम, इन जनरल सेंस वी फाइंड दिस मैनी इनकम्स लाइक फूड ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, इवन कॉटन टू सम एक्सटेंट इट इज एग्रीकल्चर. सो कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है? एज आई सेड अर्लियर, इट इज वेरी वेल डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A. Following incomes are considered to be an agricultural income, section 2 subsection 1A. Only 3 major incomes are classified as agricultural income. सिर्फ 3 ही ऐसी मेन इनकम है जिसको एग्रीकल्चर इनकम क्लासीफाई किया है. Which are those 3 incomes? We'll take one by one. First one, say you have agricultural land, a very nice agricultural land you have, बट यू आर नॉट डूइंग एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. आपके पास जमीन है लेकिन उसके ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज डन बाय समबडी एल्स. तो आप क्या कर रहे हो? तो आपने वो लैंड को किसी को रेंट पे दिया है, एंड यू आर रिसीविंग रेंट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चरल लैंड. देन दैट रेंट और समथिंग विच इज ओवर एंड अबाउट रेंट यू आर रिसीविंग, दैट इज रेवेन्यू. रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज योर एग्रीकल्चरल इनकम. अगर आपको रेंट या रेवेन्यू मिलता है एग्रीकल्चरल लैंड में से, तो वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम है. अब रेंट और रेवेन्यू के लिए कंडीशन क्या है?
तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि भैया वो एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में होना चाहिए। लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अच्छा, ये रेंट कैश में मिलेगा, काइंड में मिलेगा, ऐसा जरूरी है? कैश में ही मिले ऐसा जरूरी है? काइंड में मिले? कुछ भी हो सकता है। इट मे बी इन कैश, मे बी इन काइंड। काइंड में कैसे हो सकता है सर? तो ऐसा भी कुछ रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, ऐसा भी कुछ ओरल एग्रीमेंट हो सकता है दैट वॉट एवर द क्रॉप्स आर, उसका 40% मेरा रहेगा, 60% मेरा रहेगा, लाइकवाइज। सो रेंट में बी इन कैश, मे बी इन काइंड, बट दैट लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया एंड इट मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। पहली बात तो यह है कि उसके ऊपर NA नॉन एग्रीकल्चर वाला सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चरल लैंड और उसके ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती हो। अब वो कैसे पता चलेगा सर कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है? तो देयर मस्ट बी सम ह्यूमन एफर्ट्स एंड बेसिक ऑपरेशन गोइंग ऑन, दैट इज लाइक कल्टीवेशन। ह्यूमन एफर्ट्स के बगैर का अगर कुछ है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। सो फर्स्ट इनकम फॉर यू एग्रीकल्चरल इनकम इज रेंट और रेवेन्यू। Rent or revenue from agricultural land. If it is derived from the land, the rent may be in cash or in kind. Land is situated in India, it must be situated in India. अगर outside India की agricultural land होगी, उसमें से कोई income आएगी, it is taxable income and it is taxable as income from other sources. So land must be situated in India. अगर exemption claim करना है तो वो agricultural land आपका India में होना चाहिए. Land is used for agricultural purpose, it must be used for agricultural purpose. एंड बेसिक ऑपरेशन इन ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। अगर बेसिक ऑपरेशंस दैट इज कल्टीवेशन का, बीज बोने का काम वगैरह नहीं किया है, ह्यूमन एफर्ट्स नहीं है, तो फिर वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। सो फर्स्ट इज रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। सेकेंड इनकम, से यू हैव एग्रीकल्चरल लैंड, नाउ यू आर डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। आपकी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आप खुद ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हो, तो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करोगे तो कौन सी इनकम आएगी आपके पास? तो सर आई मे सेल द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन रो फॉर्म लाइक पैडी, आई मे सेल राइस मेड आउट ऑफ पैडी, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। वेदर माई बोथ द इनकम्स आर एग्रीकल्चरल इनकम, क्या दोनों इनकम मेरी एग्रीकल्चर इनकम है? यस। If you are receiving any income from processing of agricultural produce, वो प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग कौन सा? बेसिक के बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट, तो दोनों इनकम इज योर एग्रीकल्चरल इनकम। ओनली प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस रेस, एग्रीकल्चरल इनकम। प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू मार्केट, मतलब कि उसको मार्केटेबल बना के बेचा है, स्टिल इट इज योर एग्रीकल्चरल इनकम। सो सेकेंड इनकम, इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस रेस, सिर्फ रेस करके मतलब उगा के छोड़ दिया, मतलब कि जो फूड ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन को रो फॉर्म में बेच दिया। प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू मार्केट, तो उसको थोड़ा मार्केटेबल बना के बेचा है, पैडी बेचा या राइस बेचा, फाइन। नाउ हियर इट शुड बी प्रोड्यूस, इट शुड नॉट बी प्रोडक्ट। ये प्रोड्यूस होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब वंस अ ब्रांड नेम इज अटैच इट बिकम्स प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेलिंग योर पेडी, इट्स अ प्रोड्यूस। इफ यू आर सेलिंग रो व्हीट, इट इज अ प्रोड्यूस। लेकिन वो व्हीट कोई परचेज करता है, फिर उसको थोड़ा रिफाइन करता है, पॉलिश वॉलिश करता है और किसी ब्रांड नेम को अटैच करके अंगूर बासमती राइस, अंगूर व्हीट वगैरह नाम से कुछ बेचता है, then that income is non-agricultural income because it is from the product, not the produce. So income must be from agricultural produce. So first income, rent or revenue from agricultural land. Second income, income from processing of agricultural produce. First income के अंदर agricultural activity आप नहीं कर रहे हो, second में agricultural activity आप खुद कर रहे हो। Third income is income from farm building, लेकिन उसके ऊपर बाद में जाएंगे, पहले ये आपको लिखना पड़ेगा। आज के लेक्चर के अंदर जितना भी स्क्रीन के ऊपर दिखे वो सब आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एक्चुअल चैप्टर। ये चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरा चैप्टर नहीं है। सो हम लोग इसको चैप्टर की तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको पॉइंट्स की तरह पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में जितना भी स्क्रीन के ऊपर आएगा उसको लिखना पड़ेगा, उसके लिखने के लिए मैं सफिशिएंट टाइम आपको प्रोवाइड करूंगा। सो नाउ you have 2 minutes to write down all the things
और थोड़ा स्क्रीन में उसके लिए बड़ा कर देता हूं जिससे आप लोग अच्छे से लिख पाओ। हेडिंग देना बराबर से एग्रीकल्चरल इनकम। ये सब ड्राइंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखते जाना है। क्या तू स्क्रीनशॉट और फोटो लेने की कोशिश कर रहा है भाई? लिखने के लिए बोला, लिखना पड़ेगा। 1 टाइम राइटिंग इज 5 टाइम रीडिंग। अनलेस एंड अनटिल यू राइट, याद नहीं रहेगा। लिखो प्लीज। चलो रेडी? नो सर, बाकी है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ओके, रेडी? फाइन। थर्ड इनकम, ये दो हुई। थर्ड इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, फार्म बिल्डिंग। ओह, क्या मस्त फार्म बिल्डिंग बनाया आप लोगों ने। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस इज योर एग्रीकल्चरल इनकम, बट ये फार्म बिल्डिंग सब्जेक्ट टू कंडीशन। थर्ड इनकम, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इफ इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। ये फार्म हाउस से तुम लोग एक्साइटेड तो बहुत होंगे। बहुत सारे रईस लोग फार्म हाउस बनाया होता है दूर दराज गांव में कहीं पे। ऑल दोज इनकम, सर हमारे तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गया ना। नो डियर, ऑल फार्म हाउस आर नॉट एग्जेम्प्ट। जो फार्म हाउस के नाम से आपने कोई वीकेंड होम जैसा बना के रखा हो, आउट हाउस रखा हो, वो सब आपका टैक्सेबल इनकम वाला पोर्शन है। इट इज टैक्सेबल एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, नोशनल इनकम विल बी टैक्सेबल इन दैट केस। तो सर कौन सा फार्म हाउस एग्रीकल्चरल वाला माना जाएगा? तो देर आर सर्टन कंडीशंस, थोड़ी कंडीशंस है। विच इनकम्स आर कंसिडर्ड टू बी फार्म हाउस इनकम एंड विच इज एग्जेम्प्ट एज एग्रीकल्चरल इनकम? तो उसके लिए पहली कंडीशन, ये जो फार्म हाउस है दैट इज बिल्डिंग, इट मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट। कल्टिवेटर मतलब जो खुद ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है। रिसीवर ऑफ रेंट, suppose you are not doing agricultural activity but you are receiving rent, but the farmhouse that is building is occupied by you. So पहली requirement, ये building occupied होना चाहिए।
दूसरी रिक्वायरमेंट, ये बिल्डिंग कहाँ पे होना चाहिए, फार्म हाउस कहाँ पे होना चाहिए। ऐसा हो सकता है सर कि एग्रीकल्चरल लैंड मैंने कहीं पे बना के रखी है, मेरे पास एक अच्छी खासी एग्रीकल्चरल लैंड है, वेल डेवलप्ड, फिर उसका जो क्रॉप वगैरह होता है उसको स्टोर करने के लिए मैंने सिटी एरिया में एक फार्म हाउस बना के रखा है, नहीं चलेगा। ये बिल्डिंग कहां पे होना चाहिए, तो इट शुड बी ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड इटसेल्फ। सर एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन, हाँ, अगर नहीं हो पाता है तो इट शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। इमीडिएट विसिनिटी, जो सरफेसिंग होता है उसका फेंसिंग खत्म होता है, उसके बाद जो इमीडिएट जगह है वहां पे ही ये फार्म हाउस होना चाहिए। मतलब कि दूर दराज कहीं एक जगह पे एग्रीकल्चरल लैंड और उससे कहीं दूर फार्म हाउस, ऐसा नहीं चलेगा। द बिल्डिंग इज ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। फाइन, सो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लैंड यूज होता है, उसी लैंड के ऊपर यह फार्म हाउस है। अगर उसी लैंड के ऊपर फार्म हाउस ना हो तो इट शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी, जो नजदीक की खाली जगह दिख रही है उसी के ऊपर वो फार्म हाउस होना चाहिए। फाइन, तीसरी रिक्वायरमेंट, ये बिल्डिंग का यूज क्या होगा सर, तो इट शुड बी यूज एज अ ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब रेसिडेंशियल हाउस, स्टोर हाउस मतलब टू स्टोर द क्रॉप्स। किसके, तो हमारे खुद के, बाजू वाले का नहीं। फाइन, सो बिल्डिंग इट शुड बी यूज एज अ ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस। नेक्स्ट कंडीशन, ये जो जमीन है एग्रीकल्चरल लैंड, उसके ऊपर लोकल अथॉरिटी का लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल हो तो क्या पता चलता है, तो इट विल आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड। ये जो जमीन है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, ऐसा आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो ये जो जमीन है उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल होना चाहिए। लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू बाय द लोकल अथॉरिटी। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल ना हो, एग्रीकल्चरल लैंड ना हो, या तो पहले एग्रीकल्चरल नहीं थी अब एग्रीकल्चरल है, वॉट एवर मे बी द रीजन, लैंड रेवेन्यू इज नॉट एप्लीकेबल। बहुत सारी ऐसी लिमिट्स भी रहेगी जिसके अंदर लैंड रेवेन्यू लोकल अथॉरिटी का एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर सर क्या करेंगे, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं, उसके लिए भी क्राइटेरिया है। इफ लैंड रेवेन्यू इज नॉट एप्लीकेबल तो फिर ये आपकी जमीन जो है वो कहां पे होनी चाहिए, मतलब कि जमीन जिसके ऊपर ये फार्म हाउस है वो कहां पे होना चाहिए, तो इट शुड बी आउटसाइड द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया से दूर होना चाहिए। कितना दूर होना चाहिए सर, तो वो जो कैपिटल गेन में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के लिए सब लिमिट्स वगैरह पड़े थे, पॉपुलेशन की, सिटी पॉपुलेशन, किलोमीटर लिमिट्स, वो सारे सेम थिंग एप्लीकेबल ओवर हियर। मतलब इफ लैंड रेवेन्यू इज नॉट एप्लीकेबल देन योर फार्म हाउस शुड बी आउटसाइड द अर्बन एरिया। कितना बाहर होना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सिटी है, उस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, याद आया वो सारे लिमिट्स, लेस देन 10,000 नथिंग इज एप्लीकेबल, 10,000 टू 1 लाख 2 किलोमीटर, 1 लाख टू 10 लाख 6 किलोमीटर, 10 लाख के ऊपर 8 किलोमीटर। मतलब कि अगर सिटी पॉपुलेशन, फिर से एक बार ध्यान से सुनना, इफ सिटी पॉपुलेशन इज मोर देन 10 lakhs तो म्यूनिसिपालिटी का लिमिट जहां पे खत्म होता है, या तो कैंटोनमेंट बोर्ड का लिमिट या तो लोकल अथॉरिटी का लिमिट जहां पे खत्म होता है, वहां से 8 किलोमीटर्स के अंदर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी विद इन 8 किलोमीटर्स, इट शुड बी बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स। फाइन, एंड अकॉर्डिंगली बाकी सारे किलोमीटर एंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज एप्लीकेबल। सो इफ लैंड रेवेन्यू इज नॉट लैंड इज नॉट असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, then your farmhouse should be situated outside the urban area. Outside the urban area, that is the situated place where there is less than specified population of connected urban area and situated not within specified limit from municipality or cantonment board. अच्छा, 1 2 3 4 5 5 कंडीशन देखी, उसमें से 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिकॉज द 4th and 5th वन इज आइदर और। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन ओनली फार्म हाउस इनकम इज कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट इज एग्जेम्प्ट। अदरवाइज इनकम फ्रॉम फार्म हाउस इज टैक्सेबल। ये अदरवाइज क्या होता है, तो
इफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर अदर देन एग्रीकल्चरल पर्पज, मतलब कि या तो इट इज अ लेट आउट हाउस रेसिडेंशियल पर्पज के लिए या कोई भी पर्पज के लिए लेट आउट कर दिया हो, या तो गेस्ट हाउस की तरह यूज करते हैं, then it is not considered to be an agricultural income. In that case it will be taxable as income from house property. So फार्म हाउस का एग्जेम्पशन लेना हो तो, मतलब कि उसकी इनकम का एग्जेम्पशन लेना हो तो ऊपर वाली 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4th and 5th either or. फाइन. सो फर्स्ट इनकम था रेंट और रेवेन्यू, सेकेंड था इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एंड थर्ड इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग. सो सब मिला के 3 इनकम है. Only 3 incomes are agricultural income which are exempt. Fine. So again अभी आपकी बारी आ गई है लिखने की. फिर से 2 मिनट का आपको टाइम देंगे, थोड़ा लंबा है, 2.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको. अभी आपको अच्छे से ये लिखना है. फिर से बोल रहा हूं, फोटो नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है, इसको अच्छे से लिखना है, तब जाके समझ में आएगा. अगेन आई रिपीट, 1 टाइम राइटिंग इज 5 टाइम रीडिंग. फाइन. सो फिर से लिखने के लिए आपको थोड़ा एनलार्ज करके देता हूं मेरी साइज की तरह. स्पीड बढ़ाना लिखने की. चलो रेडी. बाकी है क्या? बाकी है यार, स्पीड बढ़ाओ. एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है. रिवीजन भी अभी कर लेगा. नेक्स्ट स्लाइड से एक ही बार लिखना. हाँ, ओके फाइन. आगे बढ़ते हैं. सो 3 इनकम्स आर एग्रीकल्चरल इनकम. जो 3 देख ली हमने. अब थोड़े एग्जाम्पल ले रहे. आपकी जमीन से जुड़ी हुई थोड़ी इनकम ले रहे. कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल लैंड के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन दिखेगा.
आराम से पहले जितना मैं बोलता हूँ उसको सिर्फ विजुलाइज करो. यू विजुलाइज वॉट एवर आई एम सेइंग. ट्राई टू क्रिएट एन इमेज. आंखों के सामने ऐसी कोई इमेज लेके आना. फाइन. थोड़ी इनकम के एग्जाम्पल ले रहे जो आपकी जमीन से जुड़ी हुई है. विल टेक वन बाय वन. सबसे पहले विजुलाइज कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी वेरी फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड इज देयर विथ यू. बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चरल लैंड है जो लश ग्रीन ग्रास देती है. टोमेटो रेड कलर की ज़मीन है और समंदर से नज़दीक है. विजुलाइज व्हाट एन एटमॉस्फियर. वाह. इस साल बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई. एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिश हो गई. विजुलाइज क्या होगा. तो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कोई कोई जगह पे कुछ ग्रास, बाम्बू, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिसका नाम भी नहीं पता हमें, ऐसा कुछ ग्रो हुआ है. तो जो ग्रास वगैरह ग्रो हुआ था उसको आपने बेच के इनकम कमाया है. सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ग्रास और फ्रूट्स और ट्रीज और फ्लावर्स व्हाटएवर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. हमने इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, मतलब कि बेसिक ऑपरेशन नहीं किया था. जो अच्छे अच्छे ऐसे ग्रास दिख रहे थे उसको हमने बेचा है, उसमें से इनकम आ गई. चलो, ये एग्रीकल्चरल लैंड से आपकी जुड़ी हुई इनकम थी. अब बारिश थोड़ी बढ़ गई है. विजुलाइज. बारिश और बढ़ गई. उसकी वजह से वो जो नजदीक में समंदर था उसका पानी आ गया आपके खेतों में. योर एग्रीकल्चरल लैंड इज नाउ फ्लडेड विद दैट सी वाटर. नाउ व्हाट टू डू. क्या करोगे. कुछ भी नहीं. लेट इट बी इवापोरेटेड. आपने कुछ भी नहीं किया. पानी को इवापोरेट होने दिया. पूरा पानी इवापोरेट हो गया. उसके बाद जमीन के ऊपर क्या बचेगा. एग्जैक्टली इनकम फ्रॉम सॉल्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग द लैंड. नमक, सॉल्ट मार्केट में बेचा, उसमें से भी इनकम आ गई. फाइन. अब बारिश बहुत बढ़ गई है. हैवी रेन. इट्स लाइक इतनी सारी बारिश है थमने का नाम नहीं ले रही. अराउंड 10-15 दिनों से बारिश बंद ही नहीं हुई. बहुत बारिश, हैवी रेन की वजह से आपकी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर पानी भर गया है. कितना पानी भर गया है. तो अराउंड 1 फीट जितना पानी भर गया है. अब एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर 1 फीट जितना पानी भर गया होगा तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो होगी नहीं. क्या करेंगे. कुर्सी डाल के बैठ गए. कुछ दूसरी एक्टिविटी करेंगे. क्या. सिर्फ मछली पकड़ना है नहीं, उसको बेचना भी है, खाना पीना है कि नहीं, कुछ इनकम तो चाहिए ना. सो यू आर डूइंग सम अदर एक्टिविटी एंड यू आर अर्निंग द इनकम फ्रॉम फिशरीज. अगेन आपकी जमीन से ही मिला था ये सब कुछ ना कुछ. अब बारिश तो धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है, बट ये जो पानी भर के रखा है इतना खेतों में, जाने का रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना. एंड यू आर अ वेरी विजनरी पर्सन. आपका विजन एकदम क्लियर है. आपको क्या करना है. तो आपको पता है कि बारिश आज है, कल नहीं हुई. तो यू आर वेरी विजनरी पर्सन. आपने क्या किया. तो एग्रीकल्चरल लैंड में कॉर्नर में आपने एक छोटा सा डग आउट करना स्टार्ट किया, खोदना शुरू किया, जिससे वो सारा पानी जो है एग्रीकल्चरल लैंड का उसको हम कंजर्व करेंगे. छोटा ट्यूबवेल बोरवेल जैसा बना देंगे. सारा पानी उसमें चला जाएगा. अगर ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में तो काम लगेगा. सो आपने कॉर्नर में खोदना शुरू किया. अब खोदते गए तो पता चला कि मेरे देश की धरती तो सोना उगले. मतलब ज़मीन के नीचे अच्छे अच्छे मिनरल्स है. तो वो मिनरल्स से आपको रॉयल्टी आनी शुरू हो गई. रॉयल्टी की इनकम कमाने लगे. फाइन.
अब वो धीरे धीरे सारा पानी नीचे उतर गया है, धीरे धीरे आपकी ज़मीन साफ हो गई है, मतलब कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अब इतना पानी नहीं रहा, वो सारा पानी आपने ज़मीन में संभाल के रखा है फ्यूचर के लिए। अब वो जो खड्डा किया था, दैट डग आउट पोर्शन, यू आर सपोज टू रीसरफेस, उसको रीसरफेस तो करना पड़ेगा ना। सो आपने मिट्टी विट्टी डाल के उसको रीसरफेस कर दिया, बट उतना जो पर्टिकुलर एरिया था वो नॉन फर्टाइल हो गया। नॉन फर्टाइल हो गया तो उसमें अभी कोई क्रॉप तो आने के चांसेस है नहीं। सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन और दैट पर्टिकुलर लैंड और दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उसका क्या करेंगे? तो यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन। आपने क्या किया, वो जो पर्टिकुलर एरिया था जो बिल्कुल नॉन फर्टाइल हो गया था, उसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया। कुछ और एक्टिविटी करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया? एक छोटा सा केज जैसा बना दिया, कुकड़ेकू एक्टिविटी। यू नो, ओल्ड मैकडोनाल्ड्स हैड अ फार्म, काइंड ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। उसमें से इनकम आनी शुरू हो गई। फाइन। अब बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। तकरीबन 1 महीने के बाद आज बारिश बंद हुई है और सूरज देवता के दर्शन हुए हैं। नाउ विजुअलाइज द सीन, अर्ली मॉर्निंग, अ वेरी नाइस ब्रीज ऑन द ग्रास, और उसकी बूंदे है। सूरज की पहली किरण उस ग्रास के ऊपर पड़ती है। व्हाट एन एटमॉस्फियर, एकदम मस्त एटमॉस्फियर था। फिल्म के एक्टर्स खुश हो गए, डायरेक्टर्स खुश हो गए, आपके पास आए, बोला ये ज़मीन पे हमें छोटा सा कुछ शूटिंग करने दो, यहाँ पे ये अच्छे अच्छे ग्रास के अंदर शूटिंग भी बहुत अच्छा होगा, कितना अच्छा एटमॉस्फियर है, हमें छोटा सा शूटिंग करना है। शूटिंग तो समझते हो ना, ये वाला नहीं है, ये वाला, हाँ, शूटिंग करना है। शूटिंग करने दिया, उन्होंने भी आपको कुछ रेवेन्यू दी, दैट इज ऑल्सो योर इनकम नाउ। अब बारिश बिल्कुल बंद है। मान लो 1 साल से बारिश नहीं हुई। टेंशन नहीं करना है, हमने वो पानी रखा था ना नीचे, याद है? हाँ, जो डग आउट करके सोना निकाला, पानी अंदर डाल दिया। हाँ, पानी भरा हुआ पड़ा है, अपने पास इरिगेशन पंप है, अपना तो अच्छा खासा एग्रीकल्चर का काम चल रहा है। बाजू वाला आया आपके पास, बाजू के खेतों में से, कि भैया आपका तो अच्छा खासा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रहा है, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं आपके जैसा विजनरी पर्सन नहीं हूँ, आई एम नॉट सो स्मार्ट, मैंने ऐसे कोई पानी वगैरह संभाल के नहीं रखा है। थोड़ा एक काम करो ना, आपके पंप में से थोड़ा वाटर सप्लाई हमें दो, तो हमारा भी कुछ छोटा बड़ा एग्रीकल्चरल का काम हो जाए, हमारा भी कुछ रोजगारी बने। मुंह घुमा दिया, बाजू वाले का नहीं, अपने पंप का, उसको वाटर सप्लाई देने के लिए इरिगेशन पंप में से वाटर सप्लाई दिया, लेकिन फ्री में थोड़ी देंगे, उसका भी रेवेन्यू चार्ज किया, दैट इज अगेन यू आर अर्निंग सम इनकम। फाइन। अब बारिश बिल्कुल बंद है। 4 साल से बारिश नहीं हुई। आपके पास जितना पानी पड़ा था जमीन में आपने यूज कर लिया। नाउ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर सिंस 4 years। नाउ विजुलाइज कैसी सिचुएशन होगी। वो लगान के सीन जैसा लग रहा है, बिल्कुल बंजर जमीन। धीरे धीरे आपकी जमीन भी बंजर बन गई, जमीन बंजर बन गई, खेती बाड़ी हो नहीं सकती, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाट विल यू डू? अगेन यू आर स्मार्ट पर्सन, यू नो हाउ टू अर्न द इनकम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यू नो। आपने क्या किया, जमीन बंजर हो गई है, लेकिन आपकी जमीन तो बहुत अच्छी थी, मिट्टी भी बहुत अच्छी है, आपने वहां पे भट्टी डाल दी। भट्टी मतलब जो सोच रहे हो ऐसा नहीं, ईंट बनाने की। नाउ यू आर डूइंग सम ब्रिक मेकिंग एक्टिविटी आउट ऑफ इट। अगेन यू आर अर्निंग द इनकम, ब्रिक बेच के इनकम कमाना शुरू कर दिया। अब सोचो इतनी सारी इनकम अपने एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़ी हुई, कुछ ना कुछ कमाई हो, हर बार आपने कोई ना कोई यूज करके कोई ना कोई इनकम कमा ली हो, तो आप कितने बड़े शाहूकार बन गए। जमींदार
बड़े शाहूकार, यू आर अ रिच पर्सन, अ रिच फार्मासिस्ट। फिर आपने क्या किया? तो छोटे छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना स्टार्ट कर दिया। यू स्टार्टेड गिविंग लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। यू मेड सम बिग कंपनीज ऑफ एग्रीकल्चर। अब वो जो लोन दी थी उसमें से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया, कंपनीज में से डिविडेंड की इनकम आनी स्टार्ट हो गई। मतलब बड़े शाहूकार बनने के बाद यू स्टार्टेड अर्निंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। ये सारी इनकम अभी तक जितनी देखी है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर नीचे से कहीं ना कहीं आई है। बट माय डियर, द क्लाइमेक्स इज all these incomes are specifically नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें से कोई भी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ऑल दिस इनकम्स आर चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ, एक्सेप्शन लास्ट पॉइंट के अंदर एक है कि if a remuneration received by the partner from the partnership firm which is engaged in the agricultural activity, then it is considered as agricultural income. Otherwise all these incomes are specifically non agricultural income. कोई दूध वाला भी आगे बोलता है कि सर हमारा तो डेयरी का बिजनेस है, सो डेयरी बिजनेस इज माई एग्रीकल्चरल इनकम। नो डियर, इट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। उसमें जमीन किधर है? अच्छा, कोई बोलेगा फर्स्ट वन सर सेल ऑफ ग्रास, तो वो तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है ना, बट ह्यूमन इंटरवेंशन कहाँ है? Basic operation is required, cultivation is required. So all these incomes are specifically non-agricultural income. Again, I am repeating that provision. Section 10, subsection 1. Indian agriculture income is exempt. But Indian agriculture income exempt होने के पीछे पहले समझे हमने कि agriculture income होती क्या है. Which incomes are agricultural income and which incomes are specifically non-agricultural income. Fine. So this is just a small list. It is not the exhaustive one. It is inclusive one. इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम है जो जमीन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई लगेगी, बट इट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। फाइन, फिर से आपकी बारी आ गई है। 2 मिनट का टाइम टू राइट डाउन द थिंग्स। लिखना है। अगेन आई एम सेइंग लिखना है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, मछलियों का स्टॉक खत्म हो जाएगा। स्पीड अप फ्रेंड्स। चलो रेडी, आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट ही बाकी है। हाँ, लास्ट पॉइंट ही बाकी होता है आप लोगों का हमेशा। स्पीड बढ़ाओ। 3 घंटे का पेपर अपने को 2.5 घंटे में खत्म करना है। इट इज आवर फर्स्ट टारगेट, यू नो। कोई भी लेवल पे कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो। फाइन, एनीवे आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक सम केस स्टडीज। 2 इंपॉर्टेंट केस बोल रहा हूं, बहुत ही आराम से सोच के बताना एग्रीकल्चर इनकम लगता है कि नहीं लगता है। फर्स्ट इनकम लेते हैं। यू हैव एग्रीकल्चरल लैंड। सबसे पहले आपने बीज बोने का काम किया, दैट इज कल्टीवेशन, बेसिक ऑपरेशन इज डन। फॉर हार्वेस्टिंग यू आर वेटिंग फॉर द रेन। बारिश के लिए वेट कर रहे हो, अचानक से बारिश हुई, बहुत सारी बारिश हुई, जरूरत से बहुत ज्यादा बारिश हो गई एंड अल्टीमेटली योर क्रॉप फेल। अब क्रॉप फेल हो गया है आपका, जो उगना चाहिए था उगा नहीं। जो बीज बोए थे वो सिर्फ घास फूस बन के बाहर निकले हैं। अ बिग बाम्बू ट्रीज, यू नो। क्या करेंगे? बाजू वाला अपना फ्रेंड है, बट नॉट अ गुड फ्रेंड, यू नो। रोज अपने कैटल अपने एरिया में छोड़ देता है, तो उसके कैटल अपने एरिया में आ जाते हैं।
गाय भैंस वगैरह आते, अपनी ये अच्छी अच्छी उगी हुई घास खा के चले जाते, रोज का हो गया ग्रेजिंग ऑफ कैटल, रोज का हो गया। तो हमने उसके पास से इसका रेवेन्यू लिया, पैसा लिया, भैया ये जो क्रॉप मेरा खा गए है, भले मेरा क्रॉप फेल है लेकिन है तो मेरा, और तेरे बछड़े ने खाया है भाई, मतलब उसकी गाय के बछड़े ने, यार क्या यार, ओके। तो इसका पैसा देना पड़ेगा, उसने दिया। सो अगेन यू आर अर्निंग सम इनकम। बोलो क्या लगता है, एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम? Why? Why you think non-agriculture income? It is 100% agricultural income. सर इधर फर्स्ट पॉइंट में तो लिखा है इट वॉज अ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ग्रास, अपने आप उग गया था। अभी मैं जो केस दे रहा हूं आपको, अभी जो मैंने केस दिया उसमें क्या हुआ, यू हैव डन द बेसिक ऑपरेशन, ह्यूमन एफर्ट्स डाले थे पहले, ह्यूमन एफर्ट्स डालने के बाद, बीज बोने के बाद आपका क्रॉप फेल हुआ है, तो वो आप ग्रास मार्केट में बेचो या बाजू वाले से उसका पैसा मिला हो, इट इज प्योरली एंड प्योरली और एग्रीकल्चरल इनकम, इट इज एग्जेम्प्ट, एंजॉय। सो इफ इट इज अ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ग्रास इट इज टैक्सेबल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्पॉन्टेनियसली ग्रो हुआ है, अगेन टैक्स इवेजन काइंड ऑफ थिंग Okay, so grazing of cattle is agricultural income, but not the breeding of cattle, Fine. दूसरा केस लेते हैं, नर्सरी सुना है? हाँ सर वो छोटे बच्चे पढ़ते ना, वो ऐसा नहीं यार, नर्सरी, ग्रीन हाउस, डोंट यू फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी? वही बीज बोने का काम, पानी डाला, पौधा हुआ। इज इट necessarily on agricultural land only? No, it may be even in urban area, but still specifically it is agricultural income. So income from nursery is also your agricultural income. Fine. So अभी तक हमने क्या देखा, which incomes are agricultural income, which are fully exempt, section 10 subsection 1, which incomes are non-agricultural income, which are fully taxable. Now one question, थोड़ा लाइट क्वेश्चन है, होप चाय बनानी आती है, डोंट टेल मी लॉकडाउन ने सिखाया, चाय तो बनानी आती है ना? दिस क्वेश्चन इज एस्पेशली टू बॉयज, नॉट टू गर्ल्स। गर्ल्स तो अज्यूम कर लेते कि आती होगी, नहीं, बहुत सारी गर्ल्स मना करेगी, नो सर, नो सर, वी नो हाउ टू मेक कॉफी ओनली, डोंट नो टी। ओके, बॉयज को सवाल है, चाय बनाया है घर पे कभी? यस। नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ट्राई करना, फ्यूचर में काम लगेगा। While making tea at home, do you use that big leaves? No. बड़े बड़े पत्ते यूज करते थे? नहीं। क्या यूज करते थे? Small pellets, which seems to be of black color. Once it is into the water, it becomes brown, but basically it is a green color. What a combination. Meaning thereby, we are not using that big tea leaves for making tea at home. We are using dust tea or any other kind of tea, which is not in that green color leaf form. But जमीन से क्या उगता है? बेसिक ऑपरेशन, कल्टीवेशन, ह्यूमन एफर्ट्स, ये सब करके उसमें से उगा क्या? टी लीव्स. नाउ इमेजिन you are having a business of growing and manufacturing tea. Growing and manufacturing. You will grow the tea leaves first,
pluck it out, further process, make a tea, and that tea as a product you are selling in the market. Then income is agriculture income or non-agricultural income. क्या लगता है? Seems to be agricultural or non-agricultural? Sir, confusion है. We are growing tea leaves, purely agricultural activity. We are manufacturing tea, seems to be non-agricultural activity. तो सर पता कैसे चलेगा? सर थोड़ा बाइफर्केशन रखो ना. If it is only growing, obviously agricultural income. If it is only manufacturing, that is you are purchasing tea leaves from some farmers and then you are manufacturing, purely non-agriculture income. But if it is both, मतलब कि you are growing tea leaves as well as you are manufacturing. Grow भी करते, manufacture भी करते, and ultimately you are selling that product. तो my dear, it is a case of partial agricultural income. So we are moving towards the third point of this particular topic. First point was purely agricultural income, जो 3 बताई थी, rent revenue, processing of agricultural produce, farm house. दूसरा point हमने लिया which are specifically non-agricultural incomes. Now the third point we are moving on to partial agricultural income. That is partial agricultural and partial non-agricultural. Growing of tea leaf, agricultural. Manufacturing of tea, non-agricultural. So it's a combination of agricultural and non-agricultural income. It is partial agriculture. अच्छा ये बताओ, other than tea, किस चीज में ऐसा हो सकता है? So many, sir. Coffee, rubber. See, coffee out of coffee beans. रबर आउट ऑफ दैट रबर ट्री पल्प निकलेगा, रबर बनेगा, रबर के ग्लॉस बनेंगे वगैरह. शुगर आउट ऑफ शुगर कैन. अरे आप लोगों का फेवरेट बीड़ी आउट ऑफ टोबैको. सो मेनी. देन हाउ टू आइडेंटिफाई एग्रीकल्चरल पोर्शन एंड नॉन एग्रीकल्चरल पोर्शन? बिकॉज एग्रीकल्चरल पोर्शन इज एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चरल इनकम. Non-agricultural portion is taxable. Non-agricultural income is income from business or profession. तो सर कैसे पता चलेगा? So for that we have 4 different rules in income tax. Income tax के अंदर 4 अलग अलग रूल है to deal with this partial agriculture and partial non-agriculture income. 4 rule. Rule number 7, that is a general rule. Rule number 7A, specific rule. 7B, specific rule. Rule number 8, specific rule. सब मिला के 4 रूल. 4. 7, 7A, 7B and 8. किस चीज के लिए? टू आइडेंटिफाई पार्शियल एग्रीकल्चर, पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर में से कितना एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम विच इज एग्जेम्प्ट और कितना नॉन एग्रीकल्चर इनकम विच इज टैक्सेबल. ओके. रूल 7 इज अ जनरल रूल. जनरल रूल पे हम लोग बाद में आते. 7A, 7B एंड 8, दिस 3 रूल्स आर स्पेसिफिक रूल. स्पेसिफिक रूल मतलब 7A इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रबर, 7B is for coffee, and rule number 8 is for tea. Specific. And in this particular rule, a benchmark is set. पहले से डिसाइड करके रखा है. If it is a case of say tea, जिसकी हमने अभी तक बात की, तो टी बिजनेस में से मतलब कि आपने जो टी प्रोडक्ट बेचा था उसमें से जो भी प्रॉफिट हुआ है, आउट ऑफ दैट 60% profit is considered to be agricultural income which is fully exempt, and 40% is considered to be non-agricultural income. So उसमें एक रेशियो फिक्स हो गया, 60% एग्रीकल्चर, 40% non-agricultural. सेम वे इन केस ऑफ रबर 65-35 का रेशियो है. इन केस ऑफ कॉफी 75-25 या 60-40 का रेशियो है. So these are the specific rule applicable only for these 3 products: tea, coffee, rubber. tea, जल्दी से बताओ क्या बताया? 60%
एग्रीकल्चरल इनकम, 40% नॉन एग्रीकल्चर, मतलब कि बिजनेस प्रॉफिट को बाइफरकेट करेंगे, 60% प्रॉफिट विल बी एग्रीकल्चरल प्रॉफिट विच इज एग्जेम्प्ट, 40% टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. इन केस ऑफ रबर 65% एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रीकल्चर. इन केस ऑफ कॉफी 2 रेशियो है, एक है 75-25 का, दूसरा है 60-40 का. अब वो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वो दोनों का डिफरेंस है ना, वो एक काम करते आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं. आप लोग पहले उसको अच्छे से समझो, फिर उसको लिखेंगे. लिखने के बाद मुझे बताना कि दोनों में आपको फर्क क्या लगता है. पहले तो देख लेते हैं फिर से एक बार. पार्शियल एग्रीकल्चरल इनकम, स्पेसिफिकली राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टी, रबर, कॉफी. टी, रबर, कॉफी. फाइन. 4 rules as I said. Rule number 7, it's a general rule. 7A, 7B, 8. Foreign incomes are considered to be partial agricultural income and partial non-agricultural, that is business income. Fine. परसेंटेज जो मैंने बताए थे फिर से एक बार स्क्रीन पे आएंगे. स्क्रीन पे आ जाए उसके बाद आपको उसको लिखना है, समझ के लिखना है, लिख के फिर से समझना है. एंड देन यू आर सपोज टू गिव मी द डिफरेंस बिटवीन लास्ट 2. मतलब कि कॉफी रूल नंबर 7B के अंदर 2 पार्ट है, ए एंड बी. एक में 75-25 का रेशियो है, दूसरे में 60-40 का रेशियो है. दोनों में फर्क क्या लगता है वो आप लोग लिखने के बाद बताओगे. पहले देख लेते हैं टेबल. नेम ऑफ एक्टिविटी, दैट इज नेचर ऑफ एक्टिविटी. ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी. ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग फिर से एक बार याद करवा देता हूं. अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों है तो इन ऑल केसेस सिर्फ ग्रोइंग होगा, इट इज प्योरली एग्रीकल्चर. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा, इट इज प्योरली नॉन एग्रीकल्चरल. इफ इट इज बोथ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, पार्शियल एग्रीकल्चर, पार्शियल नॉन एग्रीकल्चरल. फाइन. रेशियो 60-40, 65-35, 75-25, 60-40, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया. अब आप लोग क्या करोगे, इसको अच्छे से लिखोगे, समझोगे. समझने के बाद मुझे लास्ट 2 के अंदर क्या फर्क लगता है वो बताओगे. सो अभी आपका काम फिर से 2 मिनट नहीं, इसमें 3 मिनट का काम, क्योंकि अच्छा सा फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग करके स्केल पेंसिल यूज कर सकते हो. अपने को कोई जल्दी नहीं है, आराम से उसको यूज करके लिखो. 3 मिनट का टाइम. लिखने के बाद मुझे बताओ कि क्या फर्क लगता है. चलो रेडी 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 रेडी. बहुत टाइम लगाया, 3-4 मिनट हो गए. मेक इट फास्ट. एंड इन द मीन टाइम आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन लास्ट 2. कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड. सेकेंड में कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, विथ और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी. यू नो आपका सीए का सफर और उसमें नौकार का साथ. यू नो कॉफी, इट इज वेरी बिटर टू कंज्यूम. फिर उसमें ये चिकोरी कोकोआ पाउडर को ऐड किया जाए जिससे उसकी बिटरनेस थोड़ी कम हो जाती है. तो हुआ कि ये नौकार जैसा आपका सीए का सफर जो कितना बिटर है, लेकिन उसमें थोड़ा नौकार का साथ मिल जाए, स्मूथ हो जाता है. एंड देन इट इज टेस्टी टू कंज्यूम ऑल्सो, यू नो. फाइन. लेट अस गो बैक. डिफरेंस लास्ट 2. लास्ट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड 75%, 25%, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज्यादा है. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके कॉफी बीन्स को अलग करके सिर्फ उसको साफ करके बेच दिया है. लास्ट वाले में क्या है? तो इट इज सिमिलर टू टी. क्योर होने के बाद उसको रोस्ट किया, ग्राउंडेड मतलब कि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको बेचा है. तो उसमें रेशियो बनेगा 60-40, क्योंकि उसमें नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हुई है. सो उसमें नॉन एग्रीकल्चरल पोर्शन टैक्सेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो 75-25, 60-40 डिपेंड्स कि आप कॉफी बीन्स या कॉफी किस पर्टिकुलर फॉर्म में बेचते हो. ओके. सो रूल नंबर 7, 7A, 7B, 8. These are the rules for identifying incomes which are partial agricultural income, partial non-agricultural income. Now, question is sir, ये 7A, 7B, रूल नंबर 8 ये सब तो बता दिया, ये 7 क्या है? तो रूल नंबर 7 is a general rule other than all the product in fact other than tea, coffee and rubber. क्योंकि टी, कॉफी, रबर के लिए तो अपने पास ये स्पेसिफिक रूल आ गए हैं.
जिसके अंदर परसेंटेज इज वेरी वेल डिफाइंड 60-40 या 65-35 और वॉट एवर. बट अदर देन दिस, इफ यू थिंक say cotton, sugar, tobacco products, or any other wherein agricultural as well as non-agricultural portion is there, मतलब कि partial agriculture होगा, तो उसके लिए रूल नंबर 7 will tell you how much is agriculture income, how much is non-agricultural income. पहले तो रूल नंबर 7 क्या है? एकदम सिंपल रूल है. रूल नंबर 7, आप शुगर बनाते हो, यू आर मैन्युफैक्चरिंग शुगर फॉर एग्जाम्पल. दिमाग में अभी यही रखना, शुगर का एग्जाम्पल. ओके, नाउ व्हाट रूल नंबर 7 जनरल रूल सेज, तेरा तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लो. शुगर किस में से बनाया? आउट ऑफ शुगर कैन. अगर मैन्युफैक्चर नहीं किया होता शुगर, हैड यू सोल्ड द शुगर कैन इटसेल्फ इन द मार्केट, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती? फेयर मार्केट वैल्यू. That sales proceed which you would have received, अगर शुगर कैन को बेचा होता तो हमें इतना पैसा मिल सकता था सेल करके. मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन. दैट पर्टिकुलर सेल अमाउंट टू बी रिड्यूस फ्रॉम योर एक्चुअल सेल्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का जो सेल अमाउंट है, मतलब कि शुगर बेचने का जो सेल अमाउंट है, उसमें से इसको माइनस कर दिया जाए. कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब कि नॉन एग्रीकल्चरल पोर्शन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह है, उसको माइनस कर दो, तो मिल जाएगा आपको आपके बिजनेस का टैक्सेबल प्रॉफिट. ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया. नाउ व्हाट द एक्ट सेज, रूल नंबर 7. रूल 7 क्या बोलता है? तो ऐसा कुछ बोलता है, इन केस ऑफ इनकम विच इज पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम, पार्शियली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, पार्शियल एग्रीकल्चर, पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर, एज डिफाइंड इन सेक्शन 2. जो नॉन एग्रीकल्चरल पोर्शन है, इट इज चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. नाउ इन डिटरमिनिंग दैट पार्ट विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स, chargeable to income tax, the market value of agricultural produce, market value agricultural produce which has been raised by the assessee or received by him as rent, maybe in kind, mostly in kind क्योंकि उसमें तो कैश मिलेगा नहीं कुछ. so market value of एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच हैज बीन रेज बाय द assessee, और अगर आपने रेंट पे दिया हुआ है, देन यू आर रिसीविंग रेंट इन काइंड विच हैज बीन यूटिलाइज एज अ रॉ मटेरियल, मतलब कि शुगर के लिए उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया गया था शुगर कैन को. फाइन. इन सच बिजनेस द सेल रिसिप्ट ऑफ विच आर इंक्लूडेड, मतलब कि शुगर कैन की सेल रिसिप्ट विच आर इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस shall be deducted, मतलब कि सेल रिसिप्ट को इसमें से माइनस करना है. एंड नो फर्दर डिडक्शन, नो फर्दर डिडक्शन shall be made in respect of any expenditure incurred as a cultivator or receiver of rent. मतलब शुगर के जो आपके सेल की इनकम है, उसमें से शुगर कैन की मार्केट वैल्यू माइनस करोगे, बाकी कोई एक्सपेंसेस जो कल्टीवेशन वगैरह के एक्सपेंस किए थे, दैट वो द एक्सपेंसेस विच वेर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उसको माइनस नहीं करोगे. सर ये सब तो ठीक है, ये खतरनाक खतरनाक चीज है, इसमें समझना क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं इतनी सारी चीजों में? तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जाम्पल. नहीं, एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स विद अंडरलाइन खास लिख लेंगे. रूल नंबर 7 अब थोड़ा फास्ट लिखना है, जस्ट 1.5 मिनट, मेक इट फास्ट.
ओके, लिखने में थोड़ी दिक्कत बिकॉज ऑफ दिस अंडरलाइन एंड ऑल, थोड़ा थोड़ा मिटा मिटा के लिखते हैं। फाइन, ओह ओके ओके, 1 minute, मेक इट फास्ट। शुगर कैन, ओ शुगर कैन भी आ गया। मार्केट में बेचा होता तो क्या होता, कितना पैसा मिलता, उसको बिजनेस की इनकम मतलब कि सेल्स प्रोसीड ऑफ शुगर में से माइनस कर दो, बस बाकी का इनकम टैक्सेबल इनकम। नॉट गेटिंग द पॉइंट? लेट अस टेक एन एग्जांपल, डोंट वरी, आई एम देयर। यू आर मैन्युफैक्चरिंग शुगर आउट ऑफ शुगर कैन। ओके, simple example, sugar manufactured from sugar cane. For example, sale proceeds of sugar 25 lakhs, 25 लाख में आपने ये शुगर बेचा है मार्केट में। शुगर, हाँ, प्रोडक्ट, कीप इन माइंड। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन इफ सोल्ड, अगर शुगर कैन को मार्केट में बेचा होता तो कितना मिलता? 15 लाख, 15 lakhs। शुगर मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट 8 lakhs, मतलब कि शुगर कैन में से शुगर बनाने का कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट कॉस्टिंग में पड़े हैं, मुझे नहीं समझाना है, फाइन। सो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम्स टू 8 lakhs। अच्छा, वो शुगर कैन भी तो ग्रो किया था ना, उसका भी तो एक्सपेंस हुआ। हाँ, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा 12 lakhs। दिस 4 figures कीप इन माइंड, बहुत ही अच्छे से समझ लेते। सेल प्रोसीड ऑफ शुगर 25 lakhs, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन अगर मार्केट में बेचा होता 15 lakhs, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 8 lakhs, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब कि शुगर कैन में से शुगर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फर्टिलाइजर मतलब कि एग्रीकल्चर का कॉस्ट इज 12 lakhs। नाउ इन दिस केस व्हाट इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन? एग्रीकल्चर इनकम बाद में देखेंगे, अभी सर टैक्सेबल कितना है, कितने पे टैक्स भरना पड़ेगा? तो रूल नंबर 7 इज लाइक दिस, टैक्सेबल पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विल बी 25 लाख। 25 लाख किधर है? 25 lakhs नहीं मिला तुम लोगों को अभी तक? हाँ, मिल गया, ये रहा सर 25 lakhs। उसमें से माइनस 15 lakhs, कौन सा? मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन, माइनस 8 lakhs, कौन सा? शुगर मैन्युफैक्चर्ड का, इज इक्वल टू 2 lakh इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर व्हाट अबाउट दैट 12 lakhs? उसको कंसीडर नहीं करना है, वही तो आगे देखा हमने, वही तो लिखा है, नो फर्दर डिडक्शन फॉर एनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एक्सेट्रा, मतलब कि 25 lakhs is the sale proceed of sugar minus market value of sugar cane minus sugar manufacturing cost will give you taxable income from business or profession। अच्छा, वैसे देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन दिस 15 lakhs एंड 12 lakhs, ये दोनों का जो डिफरेंस है 3 lakhs। दिस 3 lakh इज योर एग्रीकल्चर इनकम, ये 3 लाख आपका एग्रीकल्चर इनकम है। सब मिला के प्रॉफिट कितना हुआ? तो आई कैन से कि 25 लाख का मेरा सेल है। अगर मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखूं तो 25 lakhs इज माई सेल। एक्सपेंस में कितना है? 8 lakhs इज माई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
12 लाख इज माय एग्रीकल्चरल कॉस्ट, सब मिला के 20 लाख का खर्चा हुआ था, 25 में से 20 का खर्चा हुआ तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 5 लाख के प्रॉफिट में से 3 लाख इज योर एग्रीकल्चरल प्रॉफिट विच इज एग्जेम्प्ट, वो हमने ऐसे ही देख लिया। एंड रिमेनिंग 2 लाख इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विच इज टैक्सेबल। दिस इज रूल नंबर 7, जनरल रूल। फाइन, नाउ एब्सोल्युटली क्लियर सर। इतना अच्छा पहले ही बता दिया होता, लेकिन पहले बता दिया होता तो मजा नहीं आता। अभी तुम लोग लिखोगे ना समझ समझ के तो अच्छा मजा आएगा। अब मैं ये जो सब मैंने इतना सब वर्किंग करके रखा है उसको धीरे धीरे इरेज कर रहा हूं। आप लोग लिखना शुरू करो। फिर से 2 मिनट का टाइम, इसको एज एन एग्जाम्पल लिखना, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। लिखना स्टार्ट करो फास्ट। परफेक्ट। एग्जाम्पल लिखते लिखते पूरा रूल नंबर 7 समझ में आ गया। वेरी गुड। ओके, अभी तक का डिस्कशन फिर से एक बार, एक ही लाइन का प्रोविजन पढ़ रहे हैं हम लोग। इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। एक लाइन का प्रोविजन। अभी ऑलरेडी हम लोग 1.5 घंटे के आसपास पहुंच चुके हैं। फिर से याद करवा दो तो आज का डिस्कशन क्या क्या हुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, लेकिन उसके लिए पहले विच इनकम्स आर एग्रीकल्चरल इनकम देख ली 3, विच इनकम्स आर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम देख ली बहुत सारी, विच इनकम्स आर पार्शियल एग्रीकल्चरल इनकम, पार्शियल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वो भी देख लिया अच्छा खासा। अब द क्रक्स ऑफ द टॉपिक विल कम, जो अपना सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन नहीं चलता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं होता है, ये वो वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेक के बाद आएगा असली मजा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम, हाउ इट इज इनडायरेक्टली टैक्स्ड। यस, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स्ड, इनडायरेक्टली इट इज टैक्स्ड। हम लोग वही देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे होता है, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ दैट एग्रीकल्चर इनकम और हाउ इट इज बीन टैक्स्ड। और वो करेंगे ब्रेक के बाद। थोड़ा हैवी हो गया है, ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने के बाद हम बढ़ेंगे आगे एग्रीकल्चर इनकम की टैक्सेबिलिटी के ऊपर। तब फिर से ये सब याद ना करवाना पड़े, ब्रेक के बाद आके सबसे पहले ये इतना पॉइंट देख लेंगे, विच इनकम्स आर एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, पार्शियल एग्रीकल्चरल, पार्शियल नॉन एग्रीकल्चरल। देन विल प्रोसीड फॉर द टैक्सेबिलिटी इन द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.